नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। सुकमा में नक्सलियों और सुरक्षा बलों में एनकाउंटर, डीआरजी के 3 अधिकारी हुए शहीद। मुठभेड़ अभी भी है जारी। समय से पहले दी गर्मी ने दस्तक, सूखने लगे नलकूपों के गले। रबी फसल लेने वाले किसानों की बड़ी मुश्किलें। कंगाल पाक को चीन की भीख से टेंशन में आया अमेरिका, सताने लगी बड़ी चिंताएं। रामचरितमानस विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा को घेरा, समझाया क्यों होता है ताड़ना। ठंड हवाओं ने कम की धूप की तापीश, तापमान भी गिरा। लैब में तैयार हीरो से सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं बनती, बल्कि सैटेलाइट भी उड़ते हैं, कंप्यूटर भी चलता है। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। फिर से नक्सलियों का तांडव देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में शनिवार तड़के में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई है, जिसमें सुरक्षा बलों के जवान मारे गए। मुठभेड़ अभी भी जारी है, मिली जानकारी के अनुसार, और नक्सलियों के आहत होने की कोई खबर अभी तक नहीं मिल पाई है। हालांकि छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में शनिवार को नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में डीआरजी के 3 अधिकारी शहीद हो गए, जिनमें एएलआई रामूराम नाग, सहायक कांस्टेबल कुंजम योगा और सैनिक बंजम भीमा भी शामिल है। ये मुठभेड़ सुकमा जिले के जंगरगुटा थाना क्षेत्र के जंगल में हुई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ अभी भी वैसे ही चल रहा है। जिले के सायरपल्ली बसनांचल में बड़े पैमाने पर रबी फसल लगाई जाती है, लेकिन न गिरते जल स्तर और बिजली की आंख मिचौली के चलते रबी फसल का रुकवा दिन ब दिन घटता ही जा रहा है। क्षेत्र में सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने के बावजूद भी किसान निजी नलकूप खनन कर धान, गेहूं, चना, मूंग, मूंगफली के साथ साथ साग सब्जी की फसल ले रहे हैं। इस बार जिन किसानों ने नलकूपों के भरोसे रबी फसल ली है, वे मुसीबत में फंस गए हैं। कई नलकूपों के हलक सूखने के से खेतों की प्यास नहीं बुझ पा रही है। जिन किसानों ने धान की फसल ली है, वो एक एक कर खेतों को छोड़ने लगे हैं। बजरंग भाटा के किसान कमल नायक ने बताया है कि जिस नलकूपों के भरोसे पिछले साल 4 से 5 एकड़ में धान की फसल ली जा रही थी, उसी नलकूप से 1.5-2 एकड़ की फसल बचाना अब मुश्किल हो रहा है। फसल को ना तो छोड़ने बन रहा है और ना ही बचाते। धान की फसल में काफी लागत लग चुकी है। रेमड़ा गांव के किसान का कहना है कि आधे समय में खेतों को छोड़ने से काफी आर्थिक नुकसान होने वाला है। एक तो नलकूपों का जलस्तर लगातार कम होता जा रहा है, ऊपर से बिजली की आंख मिचौली और लो वोल्टेज की समस्या से किसान तंग आ चुके हैं। मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति नहीं होने से पंप सही सलामत नहीं चल पा रहा है। कई बार ट्रांसफार्मर खराब होने, तार टूटने एवं मेंटेनेंस के नाम पर विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है। इस तरह से विद्युत संकट का सीधा असर रबी फसल पर पड़ रहा है। सिंचाई विभाग के अधिकारी पीआर विश्वकर्मा ने बताया कि सिंचाई को लेकर अभी कोई नई स्कीम नहीं बनी हुई है।
बजट में अनियमित निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। बांध का प्रस्ताव नहीं हुआ है। नलकूपों की लगातार संख्या बढ़ने से भूमिगत जल का दोहन बड़े पैमाने पर हो रहा है। जल स्तर लगातार घटने से नलकूपों से पानी निकलना अब बंद हो रहा है। 3 से 4 फीट के नीचे जल स्तर अब चला गया है। अमेरिका इस बात को लेकर काफी चिंतित है कि चीन द्वारा भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान और श्रीलंका को दिए जा रहे कर्ज का इस्तेमाल गलत फायदा लेने के लिए किया जा सकता है। अमेरिका विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बात साझा की है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की भारत यात्रा से पहले दक्षिण एवं मध्य एशिया मामले के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने संवाददाताओं से कहा, भारत के निकटवर्ती देश पाकिस्तान या श्रीलंका, नेपाल को चीनी ऋण के संबंध में हम इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं कि इसका इस्तेमाल जबरदस्ती करने के लिए किया जा सकता है। डोनाल्ड लू ने यह भी कहा कि अमेरिका इस क्षेत्र से देशों से बात कर रहा है कि वे अपने निर्णय स्वयं लें और किसी बाहरी भागीदार द्वारा बाध्य महसूस न करें। उन्होंने ये भी कहा कि हम भारत से बात कर रहे हैं कि कैसे हम दक्षिण एवं मध्य एशिया के देशों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। वे चीन सहित किसी अन्य बाहरी साझेदार के दबाव में अपने फैसले न लें। इससे पहले पाकिस्तान वित्त मंत्री इशाक डार ने घोषणा की कि चाइना डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड के निर्देशक को देश को 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट सुविधा को मंजूरी दे दी है। एक सबक के जवाब में डोनाल्ड लू ने कहा कि चीन के मुद्दे पर भारत और अमेरिका के बीच गंभीर बातचीत हुई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामचरितमानस विवाद पर समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि एक पवित्र ग्रंथ को फाड़ा गया है और उसे जलाया गया है। क्या ये सनातन धर्म का अपमान नहीं था? मुख्यमंत्री ने इस विवाद में चौपाई का भी अर्थ समझाया, जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ था। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अखिलेश यादव ने उमेश पाल हत्याकांड का मुद्दा उठाया, जिसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने करारा हमला किया उन पर। उन्होंने कहा कि इन गुंडों और माफियाओं को पाला किसने? उमेश पाल के परिवार ने। जिस अतीक अहमद के ऊपर आरोप लगाया है उसे पाला पोसा उन्होंने ही। उस माफिया के खिलाफ हमने कार्रवाई की। क्या ये सच नहीं है कि उस माफिया को समाजवादी पार्टी एमएलए और एमपी बनाया था? ये लोग चोरी और सीना जोरी कर रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई और देर रात तक चलती रही। सदन की कार्यवाही रात 12:17 तक चली। इसमें 100 के आसपास सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर राज्यपाल के अभिभाषण पर बोला, अपने क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को मुखर होकर उठाया। देर रात तक चर्चा के दौरान 18वीं विधानसभा में ऐसे पहली बार हुआ कि जिसमें अधिष्ठाता के रूप में विधानसभा अध्यक्ष के सहयोग के लिए डॉक्टर मंजू सिवाच, पंकज सिंह, मनीष सीजा, इंद्रजीत सरोज और राकेश प्रताप सिंह ने सदन के संचालक में सहयोग किया। देर रात तक करीब 125 से अधिक सदस्यों ने चर्चा में भाग लेते हुए अध्यक्ष विधानसभा का इस सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का मौसम एक बार फिर पूरी तरह से बदल चुका है। मौसम ने कुछ इस तरह करवट ली कि रात का तापमान पिछले 2 दिनों से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। ऐसे शहर में चलता रहा तो हवाओं के चलते
ये ऐसा हुआ, हवाएं सर्द होने के चलते धूप की तापिश भी कम होती हुई नजर आ रही है। लोगों को चिलचिलाती धूप से राहत तो मिल रही है। आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार फरवरी में ही इस बार गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा है और अपने सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान चढ़ाकर नजर आ रहे हैं। हालांकि लखनऊ मौसम विभाग में तैनात वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि अब फरवरी खत्म होने में बस कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में अगले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह से रहेगा। बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ नजर अभी नहीं आ रहा है। बता दें कि शुक्रवार को लखनऊ के अधिकतम तापमान की तो ये 29 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शनिवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और ये अनुमान मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। लखनऊ में फिलहाल हवाओं के चलते मौसम सुहाना हुआ है। ऐसे में मौसम विभाग की माने तो अभी 2 दिन हल्की हवाएं इसी तरह से चलती रहेंगी, जिससे लगातार बड़ी गर्मी से लोगों को थोड़ा राहत मिलेगी और धूप की तपिश भी हवाओं के चलते ही कम रहेगी। हवाओं के असर धूप पर भी दिखने के लिए मिलेगा। धूप हल्की ही रहेगी, बादलों की आवाजाही भी बीच बीच में जारी रहेगी। प्राकृतिक हीरो यानी कि नेचुरल डायमंड्स के बारे में तो सबको पता है, क्योंकि ज्यादातर इनका इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में ही होता है। अंगूठिया, नेकलेस और कई तरह के आभूषण इनसे बनते हैं। पर आजकल लैब में बने हीरो की जबरदस्त डिमांड चल रही है मार्केट में। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये सस्ते पड़ते हैं, बल्कि कई जगह इनका इस्तेमाल शुरू हो गया है। आपको ये जानकर हैरान ही होगी कि इन हीरो के से सैटेलाइट भी उड़ाए जाते हैं और आपका हमारा कंप्यूटर भी चलता है। इनसे बनी चिप काफी बेहतर होती है। आजकल 5G नेटवर्क में भी इनका खूब प्रयोग हो रहा है। प्राकृतिक हीरो का निर्माण शुद्ध कार्बन से ही होता है। अगर इसे 763 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाए तो ये जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, यानी कुछ भी नहीं बचेगा। इस तकनीक में ठीक इसका उल्टा किया जाता है। कार्बन को जमा करके लैब में उच्च दबाव और उच्च तापमान के साथ इसे कुछ घंटों के लिए रखा जाता है। कार्बन के अणुओं का एक समूह आपस में जुड़ जाता है, जिससे ये तैयार होता है। इससे कार्बन सिड यानी कि कार्बन से बने एक बीज की जरूरत होती है। तेज तापमान में गर्म करके एक चमकाने वाली प्लाज्मा बॉल बनाई जाती है। इस पूरे प्रोसेस में ऐसे कण बनते हैं जो कुछ हफ्ते बाद डायमंड में बदल जाते हैं। फिर उसकी कटिंग और पॉलिशिंग होती है। लैब में तैयार हीरो से सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं। इनका वाहनों में खूब इस्तेमाल होता है। इनसे बनी चिप सिलिकॉन चिप की तुलना में कम पावर लेती है और अधिक स्पीड के साथ काम करती है। सुपरफास्ट कंप्यूटर्स में भी इनका यूज किया जाता है। मेडिकल उपकरण बनाने में, डिफेंस इक्विपमेंट में इसका प्रयोग खूब होता है। ऑप्टिकल इंडस्ट्री इसके हाथ हाथ से ही ले रही है, क्योंकि उनका खर्च काफी कम हो जाता है इससे। सबसे खास बात इसकी इको फ्रेंडली होने की है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के किसानों को राज्य में प्याज की कम कीमत के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि उन्हें आत्महत्या करने की इजाजत दी जाए। किसानों ने प्याज की कम कीमतों की वजह से कठिनाइयों का सामना करने की शिकायत की और आरोप लगाया कि उनके लिए अपनी उपज बेचने के बाद प्याज उगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली राशि का वसूली करना भी मुश्किल हो रहा है। एएनआई से बात करके हुए एक किसान ने शुक्रवार को कहा, मंडी में प्याज 300 से 400 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा है। मैंने पहले ही 3.5 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। मैं अब 1 लाख रुपए भी नहीं बना पाऊंगा। मुझे नहीं पता कि इस मुद्दे से कैसे निपटा जाए। केंद्र सरकार को किसानों को मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। केंद्र को हमारे सबसे कम चिंता है, किसान ने कहा। हम अपनी फसलों से उचित मूल्य पाने के हकदार हैं, वरना सरकार को हमें आत्महत्या करने की अनुमति देनी चाहिए। हम अपने बच्चों के लिए 10 रुपए की चॉकलेट खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकते। एक महिला किसान ने कहा, केंद्र को प्याज की कीमतों
बढ़ानी चाहिए। हम अपने बच्चों की स्कूल फीस का भुगतान नहीं कर सकते। हम प्याज उगाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमें सही कीमत नहीं मिल पा रही है। हम अपने जीवन को समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं। एक अन्य किसान ने भी कहा, हमारे 3-4 महीने पहले तैयारी शुरू की थी। अब जब बाजार जाते हैं तो हमें केवल 300 से 400 रुपए में। किसानों ने जमीन पर लगभग 50,000 से 60,000 रुपए खर्च कर दिए हैं। हमें केवल एक ट्रैक्टर पर 10,000 से 11,000 रुपए मिल रहे हैं। कोई लाभ नहीं हो रहा है, हम केवल नुकसान ही उठा रहे हैं। एक अन्य किसान का कहना है कि बाजार में 300 से 400 रुपए मिल रहे हैं प्याज के, और उनका खर्चा काफी ज्यादा हो गया है। दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव को लेकर जमकर बवाल हुआ है। नगर निगम सदन में शुक्रवार को आप और भाजपा के पार्षदों के बीच मारपीट हुई। दोनों दलों के पार्षदों ने सदन में एक दूसरे पर लात, थप्पड़ और घूंसे भी चलाए। दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे पर मारपीट करने के आरोप लगा रहे हैं। वहीं मामले को लेकर अब भाजपा ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख लिया है। वहीं आपने दिल्ली पुलिस को भी शिकायत दी है। दरअसल शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्य का चुनाव होना था। इस दौरान वोटिंग हुई तो मेयर शैली ओबरॉय ने एक वोट को रद्द कर दिया। बस फिर क्या था, भाजपा और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर भिड़ गए और दोनों दलों की तरफ से मारपीट की गई। दरअसल शुक्रवार को ही दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होना था। इस दौरान वोटिंग हुई तो मेयर शैली ओबरॉय ने एक वोट को रद्द कर दिया और इसी में मुद्दे पर दोनों दलों एक दूसरे से मारपीट करने लगे और एक दूसरे पे कीचड़ उछालने लगे। ड्यूटी के दौरान शहीद हुए दिल्ली पुलिस वीरता के लिए मरणोत्तर गैलरी पदक मिल सकता है। ये पदक एएसआई शंभू दयाल को मिल सकता है उनके साहस के लिए। सहायक उप निरीक्षक शंभू दयाल ने ड्यूटी के दौरान अनिश राज नाम के एक बदमाश को पकड़ा था। इस दौरान आरोपी अनिश को पकड़ने के बाद उसे थाना लेकर जा रहे थे। उसी दौरान कई दर्जन लोगों के सामने ही उस बदमाश ने अपने पिछले पॉकेट से चाकू निकालकर ताबड़तोड़ हमला करते हुए शंभू दयाल को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। दिवंगत शंभू दयाल को वीरता पुरस्कार से नवाजे जाने की घोषणा 25 जनवरी को की जा सकती है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सूत्रों ने बताया कि दिवंगत शंभू दयाल के नाम को भी दिल्ली पुलिस की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि MHA में भेजा गया है, जहां से बुधवार 11 बजे के बाद औपचारिक तौर पर तमाम नामों की घोषणा कर दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक दिवंगत शंभू दयाल की असाधारण वीरता की वजह से ड्यूटी के दौरान ही जान गंवाने के चलते उनके परिवार को मरणोपरांत गैलेंट्री पदक पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। शंभू दयाल मूल रूप से राजस्थान के सिकार जिला अंतर्गत गबली गांव के रहने वाले थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक एक बदमाश ने चाकू मारकर उन्हें बेहद गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उस दौरान भी वो उस बदमाश के साथ अकेले ही लड़ते रहे। सेंट्रल दिल्ली के जखीरा के पास एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें कई मजदूरों को कुचल दिया गया है, जिसमें से 4 की मौत बताई जा रही है। यह हादसा आनंद पर्वत थाना इलाके में हुई है। मृतकों में पति पत्नी और पिता पुत्र शामिल है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उनके पहचान रमेश, सोनम, कल्लू और 4 साल के बच्चे अनुज के रूप में हुई है, जबकि 5वां शख्स घायल हुआ है
उसकी पहचान मोतीलाल के रूप में हुई है। उसे नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। रमेश और सोनम पति पत्नी थे। कुल्लू और अनुज पिता पुत्र थे। सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि देर रात 1:27 पर पीसीआर कॉल मिली थी उन्हें। आनंद पर्वत के गली नंबर 10 में ट्रक पलट गया और जिसमें 4-5 लोग फंसे हुए थे। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो देखा गया कि रोहताक रोड पर एमसीडी का ट्रक पलटा हुआ है। क्रेन की मदद से उसे हटाया गया। जो लोग उसके अंदर फंसे हुए थे उनको निकाला गया, लेकिन 3 की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल टिल्लू को जीवन माला हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। होली रंगों का त्योहार है। बिना रंगों के होली अधूरी है। हर जगह रंगों के इस त्योहार से जुड़े अलग अलग रंग भी देखने को मिलते हैं। कोटा के राज परिवार के कोड़ामार होली बरसों पुरानी परंपरा है। इस होली में महिलाएं पुरुषों को कपड़े से बने और पानी और रंगों से गीले कोड़े मारती है। राज परिवार में धुलंडी के दिन सभी मेहमान होली खेलने के लिए इकट्ठा होते हैं। यहाँ महिलाएं पुरुषों को कपड़े का बना हुआ कोड़ा मारती है। पुरुष बचते हुए महिलाओं पर पानी फेंकते हैं। इसकी खास बात तो ये है कि यहाँ इसको लेकर किसी भी तरह का कोई द्वेष मन में नहीं रहता, बल्कि मार के संग ही होली का खुमार और सिर पर चढ़ता है। पुराने इतिहासकार बताते हैं कि पहले शहर के कई इलाकों में कोड़ा मार होली की रंगत बिखरती हुई नजर आती थी। एक और महिलाएं कोड़ा बरसाती थी तो दूसरी और पुरुष डोलचियों से पानी उड़लते हुए नजर आते थे। होली का अलग ही आनंद बरसता था। लोग इसके लिए 1-2 दिन पूर्व ही तैयारी शुरू कर देते हैं। महिलाएं कपड़े में चुभने वाले कंकड़ रखकर गांठ बांधकर कोड़े तैयार करती हैं। जगह जगह केसुला के फूलों का पानी भरा जाता है। 1-2 दिन पहले फूलों को पानी में गला दिया जाता है। इससे तैयार रंगों को पानी में घोला जाता है और खेलों में भरमार इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर होली पर्व पर पानी की बौछार के साथ ही होली खेला जाता है। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।